कार्यक्रम के आरंभ में ही एक बात बता देता हूं कि आज के कार्यक्रम के कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखिएगा और कल का कार्यक्रम पूरा देख के जाइएगा। अजरायमरवत्प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में विश्लेषण। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनको बता दूं, कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोलेगा श्लोकार्थ भी बताऊंगा, बन के रहिएगा, पर अंतिम में तो बन के रहिए। ज्येष्ठ माह में इनका जन्म हुआ है 30 मई 1976। जन्म का समय है 14:45, दिन रविवार, पारशोला, राजस्थान से ये कुंडली है और ज्येष्ठ माह में इनका जन्म हुआ है। ये पानी कम पीते होंगे, ऐसा हो सकता है। पानी ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि ये शरीर पानी सोख सकता है। व्यक्ति को कई बार ऐसी स्थितियां लगेंगी जैसे किसी दूसरे को अगर 10 रुपये का खर्च करते देखेगा तो उसके दिमाग में तुरंत ही ये बात आ जाती है कि अरे यार ये तो मैं भी कर सकता था, या फिर उसके बाद उसके दिमाग में कई सारे विचार उत्पन्न होते हैं जहाँ पे वो ये सोचता है कि इस पैसे को सही तरीके से यहाँ भी लगाया जा सकता था। इस तरीके के विचार ज्येष्ठ माह में जन्मे लोगों के दिमाग में आते हैं। उत्तरायण का व्यक्ति जन्मा है तो जीवन में समस्याएं आरंभ में तो कम होती हैं, पर बाद के बाद हो सकता है कि कई बार उसे जब अपने बल पे खड़ा होना पड़े तो कई बार उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है, पर ये दक्षिणायन वालों से थोड़ा कम होता है। ग्रीष्म ऋतु, दूर जाइए और पैसे कमाइए। पैसे बचाने की स्थितियां अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के ग्रीष्म ऋतु वालों को ज़्यादा भाता है। मतलब अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई भी काम करेंगे तो आप पैसे बचा पाएंगे और धनाढ़ भी हो पाएंगे। रविवार का जन्म, शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि का चंद्रमा पापग्रह होता है। कल किसी ने बात पूछी थी, प्रतिक्रिया में कमेंट में पूछा था उन्होंने कि शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा ऐसे होते हैं सबकी कुंडली में। जी बिल्कुल, शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि तक के चंद्रमा शुभग होते हैं और उसके बाद या उसके पहले के चंद्रमा पापक होते हैं। इस पर मैंने कार्यक्रम भी बना रखा है, जरूर देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम है, वो प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। रविवार का जन्म और शुक्ल पक्ष में जन्मा है। व्यक्ति सुंदर है, धर्मज्ञ है, धर्म का काम करता है, सभी धर्मों का आदर करता है। ये आगे भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। व्यक्ति की कुंडली अगर रविवार की जन्मी हो तो पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय, मतलब पीत वर्ण का है, गोराई और पीली गोराई को लेकर के धारण करने वाला है, परिस्थितियों से लड़ने वाला है, अपनी स्थितियों को हमेशा समझने वाला है और गलत और सही में भेद पैदा करने वाला है। वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के जन्मे होने के कारण यह भद्रा तिथि का जन्म होगा और ऐसी स्थिति में व्यक्ति सुंदर होता है, देखने में बुद्धि का सुंदर होगा, तार्किक होगा, व्यवसायिक होता है, अपने पैरों पर खड़ा होकर के आगे बढ़ना चाहता है और सही और गलत के बीच में रविवार के जन्म होने के कारण उसको प्रभाव पता है और वो ये भी जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। और दरअसल अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं को वो पिछड़ करके और उसको पीछा करके खुद आगे होना चाहता है। प्रत्येक प्रकार की विषम परिस्थितियों से अपने आप को हटाना चाहता है और श्रेष्ठ बनना चाहता है। ऐसी स्थितियों में कि व्यक्ति की कुंडली में रविवार का जन्म, शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि, उत्तरायण का जन्म और ग्रीष्म माह में अपने कुटुंबों से व्यक्ति को कई बार दूर जाना पड़ता है या उनसे वैचारिक मतभेद भी जीवन में हो सकते हैं। और ये स्थितियां शनि, मंगल, राहु, केतु की दशाओं में या फिर द्वितीय भाव के अधिपति की दशा में बन सकती है। आगे ये बढ़ा देता हूं। धृति योग में इनका जन्म हुआ है, मतलब ये परेशान करेगा इनको और ये मानसिक चिंतन को बढ़ाने वाला होता है। चिंतन तो नहीं यहां पे कहूंगा, पर मानसिक चिंता को बढ़ाने वाला होता है। इस वजह से एक बात कहता हूं, अपने ग्रह स्थितियों को समझिए। इससे आपको ये पता चलता है कि कौन सी चीजें कब होने वाली हैं, किस समय पे आप नुकसान में जाने वाले हो, कौन से समय पे आपको लाभ हो सकता है, ग्रह स्थिति कैसी बन रही है कुंडली में। इसके आधार पर जीवन के रास्तों को तय करने में आसानी होती है। इस वजह से ही कुंडलियां दिखलाई जाती हैं। जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो और दिमाग भन्नाया हुआ हो, कुछ भी दिमाग में दिख ही नहीं रहा, मतलब कि अब क्या करना है, समस्या कहाँ से आ रही है, कहाँ जाएगी, कब तक चलेगी, ये सारी स्थितियां कुंडली में कुंडली देखने के बाद पता चल जाती हैं। धृति योग में परेशानी का कारण हो सकता है और उसके बाद बाल और कर्ण में व्यक्ति जन्मा है तो ये ठीक है,
इसमें कोई समस्या नहीं दिख रही है मुझे, पर इसके आधार पर जो नक्षत्र है मृगशिरा का है, मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे हैं। तो ये बात तो आगे कुंडली भी होगी, पर एक बात बता देता हूं, मृगशिरा नक्षत्र और जन्म कुंडली में ये तीसरे नक्षत्र शूद्र वर्ण के ये हो जाएंगे और देवगण हो जाएगी इनकी स्थिति। शूद्र वर्ण के हैं, मेहनत भी करेंगे और प्रतिक्रियावादी भी हैं, थोड़े गंदे भी रहते होंगे। अपने आसपास के सामान को अच्छे तरीके से साफ रखिए, उन पर धूल और गंदगी इकट्ठा न होने दें। और ऐसी स्थितियों में व्यक्ति झगड़ालू तो नहीं है, प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों से अपना तालमेल बिठाना चाहता है और किसी भी समय पे आकर के हमेशा अपने आप को मजबूत साबित करना चाहता है। उसे डर लगता है पर वो सामने वाले को दिखाना नहीं चाहता है। वो अंधेरे से भी डरता है पर बताएगा नहीं कि उसे दिख नहीं रही है, ये बात बनती है। अब आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और आज को कार्यक्रम के आरंभ में ही बोले गए श्लोकार्थ बताऊंगा, पर अंतिम हिस्से में अब यहाँ पे सीधे आपको आपकी कुंडली में लेके आता हूँ। आइए अब आपको सीधे एक ही बार विषय पे लेके आता हूं। मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में और चंद्रमा बैठे हैं दशम स्थान में। चंद्रमा यहां पे बैठ करके सबसे पहले तो आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे तो माता का सुख, माता का प्राबल्य, माता वैज्ञानिक सोच को रखने वाली होती हैं, माता की बुद्धि प्रखर होती है, माता श्रेष्ठ होती हैं, लाभ प्राप्त कराने के लिए आपको हमेशा वो तत्पर होती होंगी। उनके जब तक रहने तक आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। ऐसे समय में माता की याद आप जब भी काम करने चलते हैं तो जरूर आती होगी। उनकी कोई भी एक बात हमेशा याद आती है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति कभी भी अपने कर्म में अपने माता और पिता दोनों को लेकर के चलता है, माता और पिता दोनों का सत्कार करता है, क्योंकि चंद्रमा जैसा शुभग्रह बैठा है तो वो कहीं से भी व्यक्ति समाज में श्रेष्ठता से अपनी स्थिति और पोजीशन को बना करके रखता है। ये स्थितियां चंद्रमा यहाँ पे दे रहे हैं। लग्न के अधिपति कन्या राशि बनती है लग्न में, और ये द्विस्वाभाविक राशि है। व्यक्ति ना तो चंचल है और ना ही स्थिर है। पर जरा गौर करिए तो लग्न के अधिपति जाकर के जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं, शुभ ग्रह की राशि है और उस राशि के अधिपति के साथ ही बैठे हैं वक्री होकर के, और डिग्री में ये हैं 1 अंश 40 कला। ऐसी स्थितियों में ये सम संख्या में बैठे हैं, मृतप्राय हो जाएंगे ये। तो लग्न का अधिपति मृतप्राय, यानी कि व्यक्ति के जीवन में समस्या हो सकती है, क्योंकि व्यक्तित्व कमजोर हो रहा है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को कमजोर होते देखा जा रहा है और बुध वक्री हैं पर सूर्य और शुक्र के साथ बैठे हैं। तो जरा विचार करिए वो किसके किसके साथ बैठे हैं। लग्नेश, तो लग्न के अधिपति बैठे 12वें भाव के अधिपति के साथ, और इस कुंडली के लिए सर्वाधिक जो एक ग्रह होता है जो महत्वपूर्ण भी होगा क्योंकि भाग्येश है वो, तो जन्म कुंडली में धन और भाग्य के अधिपति के साथ यहाँ पे शुक्र की स्थिति मजबूत समझी जाएगी, पर भाग्य में अवरोध भी पैदा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य भी साथ में बैठे हैं। तो व्यक्ति को बाहर जाने की स्थितियां मैंने जो आरंभ में बताई थी पंचांग में कि ग्रीष्म ऋतु और ज्येष्ठ माह का जन्म है, व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए। तो ये स्थितियां आपकी कुंडली में बहुत ही सटीकता से बन रही हैं कि व्यक्ति को बाहर जाने से लाभ की स्थिति अच्छी मिल रही है। अपने जन्म स्थान से व्यक्ति जितना ही दूर जाएगा वो और भी ज्यादा फलीभूत होगा और उसके प्रभाव में वृद्धि होगी। पर यहाँ पे लग्न कुंडली को अगर देखते हैं तो लग्न में ही बुध की राशि बनी और वहां पे कोई भी ग्रह उसको देख नहीं रहा है, शनि का प्रभाव है। और वो कौन से भाव के अधिपति हैं? जन्म कुंडली के पंचम और छठे भाव के अधिपति, रोग का अधिपति और ख्याति का अधिपति, क्योंकि ये पंचम भाव ख्याति का भी भाव होता है ना। मानसिक जो भी इच्छाएं होती हैं उसके पूर्ति होने के में शनि और मंगल का सहयोग मिल रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि लग्न के अधिपति पहले ही भाग्य में बैठे हैं, वक्री हो गए हैं, मृतप्राय हैं। इस वजह से व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है। कई बार व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता है और कई बार वहां पे भाग्य का संपूर्ण लाभ भी नहीं मिलता है। व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा, पर अगर जैसे ही किसी पापक ग्रह की दशा चलती है जो कहीं ना कहीं अगर दशम भाव से या नवम भाव से संबंध बना रहा है तो व्यक्ति के कार्यक्षेत्र को प्रभावित करता है। और ऐसी स्थिति में कि ये स्थितियां मैं इस कुंडली में देख रहा हूं। अब जरा गौर करिए तो इसकी कुंडली की अभी मैं ऊपर ऊपर से चर्चा कर रहा हूं, बाद में एक एक ग्रहों को भी बताऊंगा, घबराना नहीं। यहां पे लग्न के अधिपति के भाव विशेष नवम में जाने का अच्छा प्रभाव दिखेगा। व्यक्ति धार्मिक होगा और चूंकि बुध वक्री होकर के मृतप्राय हो रहे हैं इस वजह से अपने आप को वो शिथिल करेंगे और उनको दोष लगेगा अशौच का। ये आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी अशौच वाली बात, ये मैं खुद से कह रहा हूं। ग्रह अगर वक्री हो जाए और मृतप्राय हो जाता है और किसी भी अच्छे भाव के अधिपति के साथ नहीं बैठा होता है तो वो अशौच में चला जाता है। और ये कहने की ताकत मैं रखता हूं पूरे प्रमाण के साथ, क्योंकि वो प्रभाव नहीं दे पाता है एक अच्छी स्थिति का। हां, उसको भाग्य का बल मिलता रहेगा
पर उस ग्रह को आप ठीक उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे आपके घर में या मेरे घर में जब शौच आदि की क्रियाएं हो जाती हैं, जब कोई जातक जन्मा हो या कोई पातक मर जाता है या फिर जातक आदि की समस्याएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में हम नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में हम उसके लिए अशुद्ध होते हैं। ठीक वही स्थिति ग्रह को भी हो जाती है, अशौच लग जाता है उसे और वो चाह करके भी अच्छा परिणाम कई बार नहीं दे पाता है। पर यहां पे ग्रह चूंकि भाग्य भाव में बैठा है, व्ययस के साथ बैठा है, बुद्धादित्य योग बिल्कुल कम घटित होगा और सूर्य बुध और शुक्र जब एक साथ किसी भाव में बैठ जाते हैं और वहां पे जब एक अशुद्ध ग्रह जो कि अशौच हो जाता है उसको अशौच लग जाता है, बुध को अशौच लगा है और वो अशुद्ध हो रहा है क्योंकि मृतप्राय भी है, इस वजह से वो कम से कम अपने आप को, अपने प्रभावों को कमजोर कर देता है। क्योंकि 12वें भाव के अधिपति भी तो साथ में बैठे हैं। पर एक बात यहां पे बता दूं, शनि सूर्य को और चंद्रमा को 6ठे, 8वें और 12वें का दोष नहीं लगता है, परंतु फिर भी यहां पे सूर्य क्लिष्ट तो होंगे ना, क्योंकि वो 12वां भाव है, उसके प्रभावों को कमजोर तो करेगा ना, लक्ष्मी को कम तो करेगा ना, आने की स्थितियों को कमजोर तो करेंगे ना। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि मंगल यहां और यहां पे सूर्य, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो लाभ के अधिपति हुए हैं और वहां पे कौन बैठा है, रोगेश, और जन्म कुंडली में साथ ही साथ पराक्रमेश, यानी कि व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी। व्यक्ति एक नहीं कई जगहों से पैसे कमाएगा, उसका प्रभाव यह रहेगा कि शनि मंगल यहां बैठे हैं, वो व्यक्ति को तिकड़मबाज बनाएंगे और व्यक्ति तिकड़म भिड़ा करके एक साथ कई जगहों पे हाथ पसारना चाहता है। जब जवान होगा व्यक्ति तो कई जगहों पे काम करेगा और कई जगहों पे उसके दिमाग चलेंगे भी, पर धीरे धीरे वो स्थितियां शिथिल होती जाती हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि लग्न कमजोर हो रहा है, लग्नेश कमजोर हो रहे हैं, लग्न के ऊपर शनि का प्रभाव है जो कि रोगेश है, इस वजह से व्यक्ति कहीं ना कहीं रोगी भी होगा, व्यक्ति का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, हड्डी से संबंधित समस्याएं, मांसपेशियों से संबंधित समस्याएं, आलस्य का भाव जागृत होगा। कई बार व्यक्ति शनि की ढैया और शनि की दशा में जब फंसेगा तो प्रमाद भी आएगा, बुरा भी बोलेगा, अजीर्णता की समस्या भी होगी, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में केतु के साथ बैठे हैं तो अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की शिकायतें भी होंगी, पेट कमजोर हो जाता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, रक्त से संबंधित समस्याएं बनने लगती हैं, मांसपेशियों के दुखने का, कंधे, कमर, घुटने आदि में दर्द की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये सब समस्या व्यक्ति के जीवन में दिख सकती हैं। तो मैंने यहां पे जो बात बताई ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लग्न के अधिपति का भाग्य में जाना अच्छा, शनि मंगल का यहां बैठना ये अच्छी बात है। जन्म कुंडली में चंद्रमा, यहां पे व्यक्ति अपने प्रभाव से समाज के बड़े तबके को प्रभावित करता है। अगर प्रधानमंत्री कुछ बोल दें तो शायद उसके प्रभाव से प्रभावित होकर के लोगों को मानना पड़े, पर यह व्यक्ति अगर जो भी बोलेगा समाज के लोग उसकी बात को आसानी से बिना किसी बैर के मान लेते हैं। मतलब इस व्यक्ति का प्रभाव ऐसा है समाज में कि उसकी बातों को तवज्जो दी जाती है और लोग उसके बातों को मान लेते हैं। व्यक्ति दिलों में घुसने वाला है, दिल पे राज करने वाला है और दिल पे भले प्रतिष्ठा, पद मिले ना मिले पर प्रतिष्ठा जरूर मिलती है। व्यक्ति पद पे आसीन भले ना हो पर प्रतिष्ठा पद वाले से ज्यादा प्राप्त करता है। ये स्थितियां व्यक्ति की कुंडली में बनती हैं। दशम भाव में चंद्रमा है, ऐसी स्थितियों में वो मिथुन के होकर के बैठे हैं तो मन और बुद्धि कभी कभी परेशान भी होगी, छोटी छोटी समस्याओं से व्यक्ति परेशान भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पहले ही पापक हैं और उन पे रोशनी, सकारात्मक होने का प्रभाव कम देखा जा रहा है और उनके आगे दो पापक ग्रह बैठे हैं, तो उनके मार्ग में 2 पापक ग्रह बैठे तो परेशान तो होंगे ना। इस वजह से क्योंकि आगे ही आपका दुश्मन खड़ा है, तो इसके आगे ही दुश्मन 2 बैठे हैं और वो अच्छे भाव के अधिपति भी नहीं है, त्रिक भाव के अधिपति बनते हैं। दुह स्थान का अधिपति सामने बैठा हो तो दिक्कत करेगा। इस वजह से वो उसको पर्यावरण थोड़ा कमजोर मिल रहा है। पर दशम स्थान में बैठे होने के कारण व्यक्ति के जीवन में जो आय की स्थिति है वो कहीं ना कहीं रुक रुक करके, या एक बार 10 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी हजारों, ये कंटिन्यूअसली नहीं होता है। और ये स्थिति इनकी कुंडली में चंद्रमा और बुध के कमजोर होने के कारण भी देखा जा सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ता हूं, एक एक ग्रह पे अब आता हूं। सबसे पहले सूर्य की बात करता हूं। सूर्य 12वें भाव के अधिपति, 12वें भाव के अधिपति हैं, दोष मुक्त होंगे पर भाग्य में बैठे हैं। सूर्य बुध शुक्र व्यक्ति के भाग्य को कमजोर करेंगे पर व्यक्ति को धार्मिक भी बनाएंगे। ऐसा बुध के भाग्य भाव में बैठने के कारण होगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली के प्रारब्ध भाव का अधिपति शनि उसको देख रहा है और मंगल नीच का बैठा है। इस वजह से व्यक्ति को नीचता का हनन कई बार करना पड़ता है। व्यक्ति को ना चाहते हुए भी दूसरों के अंडर में कई बार काम करना पड़ता है, दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता है। व्यक्ति की जो आंतरिक इच्छाएं होती हैं वो कई बार पूरी होने में तकलीफ भी मिलती है और व्यक्ति को ख्याति देर से मिलते देखी जाती है। प्रत्येक काम थोड़ा लेट से होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचम भाव जो मेहनत करने के बाद परिणाम का फल देता है या परिणाम का भाव होता है, यहां पे शनि और मंगल दो दो ग्रह देख रहे हैं। पर इसलिए लेट होगा, विलंब इसलिए होगा क्योंकि मंगल नीच के हैं और वो जन्म कुंडली के मेहनत भाव के अधिपति होकर के लाभ देंगे पर विलंब से, क्योंकि शनि के साथ बैठे हैं जो कि रोगेश भी है। तो ये स्थिति बनती है। यहां का फल वो शनि कम दे सकते हैं क्योंकि ये गौण राशि है, तो ज्यादातर फल ग्रह मूल त्रिकोण राशि का करता है। इस वजह से वो रोग को ज्यादा देने वाले हो रहे हैं, समस्या ज्यादा देने वाले हो रहे हैं और व्यक्ति को उठा करके पटकने वाले स्थितियों में ले जा रहे हैं। अब आगे सूर्य की बात यहां पे थी। सूर्य का संबंध यहां से कहीं भी नहीं बन रहा है। पंचम भाव से अगर सूर्य का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति को ख्याति दिलवा देता है। द्वितीय भाव के अधिपति भी शुक्र साथ में बैठे हैं पर 12वें भाव के अधिपति के साथ, इस वजह से धन के व्यय होने की स्थितियां ज्यादा बनती हैं और व्यक्ति कई बार अत्यधिक संख्या में धन व्यय कर देता है। दूसरों के बीच में पड़ करके कई बार और गलत निर्णय लेकर के अपनी समस्याओं को बढ़ा देता है। ये स्थितियां व्यक्ति की कुंडली में देखने को बन रही है। मैं ये जो फलादेश कर रहा हूं वो दरअसल पूरे जीवन की कर रहा हूं। व्यक्ति ऐसा है, ऐसा हुआ है या ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है, ये बात है। अब ये विभिन्न दशाओं पर निर्भर करता है। अब आगे बढ़ता हूं। सूर्य की दृष्टि यहां पड़ेगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी कमजोर होंगे, पर यहां का अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ है और जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठा है, तो भाइयों के साथ सहयोग की स्थितियां भी बनेंगी। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति भाई से झगड़ा करेगा, लड़ाइयां करेगा, क्योंकि लग्न का अधिपति भी तो देख रहा है, पर वो मृतप्राय है, इसलिए उसके शुभत्व के प्रभाव में कमजोरी देखी जा रही है। पर सूर्य की बात अगर करता हूं तो वो 15 अंश के युवा हैं, इस वजह से वो श्रेष्ठ फलदायी होंगे और व्यक्ति को पराक्रमी बनाने वाले भी हो जाएंगे। इस भाव का कारक नीच का है, इस वजह से इस भाव का अधिपति नीच का है, इस वजह से कई बार भाई से सहयोग प्राप्त करने की स्थिति में व्यक्ति हाथ फैलाता है पर बहुत ज्यादा लाभ नहीं भी मिल पाता है। ये स्थितियां भी देखने को मिलेंगे। अब ये कब होगा? तो व्यक्ति जब भी मंगल की दशा में होगा तो भाई के साथ संबंध कमजोर हो सकते हैं, भाई के स्वास्थ्य में कमजोरी देखी जा सकती है, भाई के आंतरिक और आर्थिक समस्याओं को कमजोर देखा जा सकता है। ये मंगल की दशा का प्रभाव हो सकता है। क्लियर है? चंद्रमा के बारे में चर्चा कर चुका हूं। ये पापक है। माता जब तक रही हो या माता जब तक हो या हैं अगर, तो उनके स्वास्थ्य में समस्याएं भी बनती हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम। माता से अपने संबंधों को जितना ज्यादा हो सके निकट ला करके रखने का प्रभाव करना चाहिए। पिता के साथ भी मातृवत ही संबंध रखें, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा जैसा शुभग्रह बैठा है, लाभ भाव में शनि और मंगल बैठे हैं। ये आपको कई जगहों से पैसे देने की स्थितियां बना रहे हैं, पर चंद्रमा जो कि चतुर्थ भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हुए देखा जा रहा है, यहाँ का अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ है। यहाँ के दिग्बली ग्रह शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव के अधिपति होकर के भाग्य में बैठे हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को माता से, पिता से, घर से, जमीन से, जायदाद से सुख की स्थितियां भी बन रही हैं। ये बात बनती है, पर कम। वो क्यों? बताता हूं। क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति जब अष्टम भाव में बैठते हैं और इस भाव का अधिपति मंगल देखिए नीच का है, वो मेहनत भाव का अधिपति है और बैठा है रोग भाव के अधिपति के साथ, तो चतुर्थ भाव के अधिपति को ध्यान से समझिएगा, चतुर्थ भाव के अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ गए हैं, ये एक सकारात्मक परिणाम देंगे। पर गुरु की स्थिति देखिए, वो बैठे हैं 21 अंश और भरणी नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, और ऐसी स्थिति में वो भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में है। भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण। अब जरा विचार करिए, गुरु चतुर्थ के अधिपति जिस राशि में बैठे, उस राशि का अधिपति नीच का, वो जो ग्रह बैठा है जिसके साथ, वो शनि रोगेश होते हैं, और साथ ही साथ यहां पे चंद्रमा की राशि बनी, लाभ में बैठा पापक बना, कमजोर, और जन्म कुंडली में वो राहु से प्रभाव। गुरु चाहते हैं कि वो राहु केतु से दूर रहें, पर वो उससे वंचित हो रहे हैं, और ग्रह वृद्ध भी है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को कई बार, जब गुरु की राशि भी बीतेगी, गुरु की दशा भी बीतेगी, तो कई बार उसमें व्यक्ति चाहते हुए भी सुख पाने के लिए जब प्रयास करता है तो नहीं हो पाता है, और कई बार उसमें क्षेत्र बनता है, बातें बनेंगी, घर जमीन लेने की बात भी होगी, सुख मिलने की स्थितियां बनेंगी, पर अंतिम में जाकर के गोल हो जाती है, सारी चीजें खत्म, और वो धरा का धरा रह जाता है।
ये स्थिति भी बनेगी, क्योंकि चतुर्थ के अधिपति अष्टम में गए हैं तो निस्संदेह समस्या देते हैं। माता को भी पेट में समस्याओं को देने वाले और दिखाने वाले हो जाते हैं। केतु के साथ बैठे हैं, माता जी हमेशा कुछ न कुछ समस्याओं से ग्रसित रहती हूँ, ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। विशेषतया हड्डी, पेट और जिगर वगैरह से संबंधित समस्याएं भी दिख रही हैं। ये चंद्रमा की बात थी। पिता के साथ संबंध आपके अच्छे हों तो ज़्यादा अच्छी बात है। पिता धार्मिक है और प्रत्येक प्रकार के धर्मों का पालन करने वाला भी है। चंद्रमा के चतुर्थ स्थान पे प्रभाव अच्छे होते हैं और ये आपको हर तरीके का सुख भी दे सकता था और भी ज़्यादा बढ़ा करके, पर वो अपने प्रभावों को कमज़ोर कर रहा है, इस वजह से वो उसमें 100% अपना परिणाम नहीं दे पा रहा है। अब बात मंगल की करता हूं। यहां पे मंगल बनते हैं पराक्रम के अधिपति और उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। ये अष्टमेश है और त्रिक भाव का अधिपति दुह स्थान होते हैं ये, और जाकर के लाभ में बैठा है नीच का होकर के। इस वजह से व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ कई बार कम मिलता है। व्यक्ति को अपने बल पर ही सारी चीजें इकट्ठा करनी पड़ती हैं, पर धन है ऐसा नहीं है, क्योंकि तुला के राहु होकर के बैठे हैं और वो राहु आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो डिग्री के हिसाब से 18 अंश के हैं, वृद्ध हैं, इस वजह से थोड़े कमजोर, क्योंकि यहां से उनकी 5वीं दृष्टि रोग भाव पे पड़ेगी तो व्यक्ति को रोग भी देंगे। हालांकि वो उनकी अपनी राशि को देखेंगे तो रोग से मुक्ति भी उसी दशा काल में हो जाएगी। जो रोग शनि की दशा में पैदा होंगे, जो रोग राहु की दशा में पैदा होंगे, वो उसी दशा में खत्म भी होंगे, वो लंबे अवधि तक नहीं जाएंगे। ये बात भी देखने को मिल रही है। राहु यहां धनदायक होंगे क्योंकि शुक्र की राशि में बैठे हैं, और राहु अगर शुक्र के साथ संबंध धन भाव से बना ले तो व्यक्ति को अथाह धन का मालिक बना देते हैं और व्यक्ति को अपने ही बल पे सारी चीजें जीरो से शुरू करनी पड़ती हैं। ये बात इस कुंडली में राहु के यहां बैठे होने के कारण दिख रही है। यह सिर्फ इनका परिणाम होगा, इसको आप अपनी कुंडली पे न दिखाएं। राहु की 5वीं, और यहां पे मैं था मंगल पे। मंगल से राहु केंद्र में, मंगल से राहु केंद्र में है, क्योंकि 1 2 3 4 किसी भी ग्रह से कोई भी ग्रह अगर चौथे जाता हो, आगे हो या पीछे, तो केंद्र में कहा जाता है। 7वें हो तो केंद्र में कहा जाता है, 10वें हो तो केंद्र में कहा जाता हो। यहां पे मंगल इस भाव से केंद्र में, इस भाव के अधिपति भाग्य भाव में जाकर के महाधनी योग लगा रहे हैं, पर व्यय भी करा रहे हैं, क्योंकि व्ययेश के साथ धन का योग बन रहा है और वहां पे लग्नेश भी बैठे हैं, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में धन कमाने की लालसा तीव्र है, पर खर्च भी वो उसी माध्यम से और उसी अनुपात में करता जाता है। ये बात भी दिख रही है। मंगल यहां से केंद्र में, इस वजह से व्यक्ति की वाणी कई बार कठोर होगी, और मंगल यहां से केंद्र में, इस वजह से व्यक्ति को कई बार ना चाहते हुए भी धन के नुकसान होने की स्थितियां होती हैं। व्यक्ति ऋण में फंसता है, कई बार व्यक्ति पैसा दे देता है और फिर वो पैसे लटक जाते हैं। जो दे दिए सो चला गया, अब वो वापस आने वाला नहीं है। ये आपकी कुंडली में एक दोष है, क्योंकि चंद्रमा भी कमजोर है और सूर्य भी आपकी कुंडली में अगर देख रहा हूं, सूर्य ठीक है, बल इतना है कि वो छीन सकते हैं या तगादा कर सकते हैं, उसके पास बार बार व्यक्ति जा सकता है, पर चंद्रमा इतना कमजोर कि व्यक्ति को वो मन ही नहीं आती है, मन में वो बात नहीं आती कि नहीं छोड़ो चलो, व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, चलो ठीक है मान लिया मेरे पैसे नहीं आएंगे। पर ये स्थितियां शनि भी उसके लिए उत्तरदायी हैं, आलस्य देते हैं, व्यक्ति अपने ही काम में कई बार आलस्य कर बैठता है। मंगल की 7वीं दृष्टि यहां है, पर वो ग्रह नीच का है, इस वजह से इस भाव को प्रभावित करेगा और कई बार दाम्पत्य को और पत्नी के स्वास्थ्य को भी कमजोर करता है और उसमें उग्रता का प्रभाव भी देगा। संतान उत्पत्ति में कई बार बाधाएं हो सकती हैं, व्यक्ति को प्रेम से जीवन जीने में कई बार कष्ट की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में बहुत ज्यादा कठिनाई की स्थितियां दिख जाती हैं। यहाँ के बाद यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी 8वीं, इस वजह से किसी को पैसे ना दें, क्योंकि चंद्रमा पहले ही कमजोर है और वो जन्म कुंडली में लाभ का अधिपति होकर के दशम में बैठा है, तो कर्म से लाभ है ऐसा नहीं है, ये महाभाग्यशाली योग होता है। लाभ का अधिपति चंद्रमा दशम में आकर के बैठा है और गुरु के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं है, इस वजह से किसी को पैसे देने से बच जाना चाहिए। क्लियर हो रही हैं सारी बातें? मैं एकदम एक एक चीज अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस वजह से आप लोगों को ज्ञान में वृद्धि भी हो जाएगी। ये बात खत्म मंगल की, अब बुध की करता हूं। यह है लग्न का अधिपति और गया है भाग्य में बैठा, व्यक्ति को धार्मिक, अच्छा और अच्छे विचारों वाला, अच्छे विचारों को रखने वाला। पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, इस वजह से व्यक्ति को पितरों को आराधित करना चाहिए, उनके नाम पर कम से कम पंछियों को दाना देना चाहिए, उनके नाम पर वस्तुओं का दान करना चाहिए, अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को खिला देना चाहिए, अमावस्या के दिन कोई चीज दान कर देनी चाहिए, गो सेवा कर लेनी चाहिए पितरों के नाम पे, गाय को गुड़ खिला देना चाहिए। ये स्थितियां आपकी कुंडली में बनती हैं, पर जन्म कुंडली में लग्न का अधिपति भाग्य में बैठा और किसी भी प्रकार के शुभ ग्रह का उस पर कोई प्रभाव नहीं है, इस वजह से
और गुरु के ऊपर भी शनि का प्रभाव है रोगेश होकर के, इस वजह से भी और लग्न के अधिपति का वक्री हो जाने के कारण कई बार स्थितियां कमजोर हो रही हैं। पर छोटे भाइयों के साथ कई बार बीमारी की स्थिति भी बनती है। लग्न बुध का है, व्यक्ति सुंदर है, तार्किक है, गणितज्ञ है और प्रधान पुजारी भी है। किसी भी प्रकार के और प्रत्येक प्रकार के धर्मों में शुद्ध चरित्र को धारण करके लगने वाला है और प्रत्येक प्रकार के धर्मों के लिए उसकी बाहें हमेशा ऐसे ही खुली रहती हैं जैसे वो अपने धर्म के लिए खुला रखता है। ये बात भी बनती है। बुध सूर्य के साथ बैठे हैं, व्यक्ति को शुद्ध बना देंगे, बुद्धिमान बना देंगे, यशस्विता प्रदान करेंगे। ये धर्म का भाव है और पिता का भी भाव होता है। पिता के समान और पिता से संबंध अच्छे रखने का जितना ज्यादा हो सके प्रयास व्यक्ति को कर लेना चाहिए। गुरु की बात करूंगा, आपकी कुंडली के लिए गुरु 2 केंद्रों के अधिपति होकर के और जाकर के अष्टम में बैठे हैं। सप्तम भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं, केतु और राहु के प्रभाव में आ रहे हैं और किसी भी प्रकार के शुभ ग्रह का उन पे कोई प्रभाव नहीं है। ऊपर से शनि की चौथी दृष्टि भी पड़ जा रही है जो कि रोगेश है। इस वजह से व्यक्ति के पत्नी को बीमार बनाते हैं, पत्नी को हड्डियों से संबंधित समस्या, मांसपेशियों का, पिंडलियों का दर्द देते हैं। अब आपको और आगे लेके चलता हूं। गुरु की स्थिति यहां पे, गुरु की 5वीं दृष्टि विदेश भाव पे, तो जैसे लग्न के अधिपति विदेश भाव के अधिपति के साथ बैठे थे और धन भाव के अधिपति के साथ भी बैठे थे, ठीक यही स्थिति गुरु की विदेश पे दृष्टि जा रही है। अगर शुभग्रह होकर के और सुखेश होकर के देख रहे हो तो बाहर जाकर के सुख मिल सकता है। धन भाव को देख रहे हैं, यहां राहु बैठा है, वाणी अच्छी है, व्यक्ति बोलता खराब नहीं है, बुरा नहीं बोलता है, पर कभी कभी ना चाहते हुए भी इरिटेशन में कुछ उटपटांग भी बोलेगा, क्योंकि मंगल भी उससे संबंध बना रहे हैं, क्योंकि गुरु से मंगल केंद्र में है और इस भाव से भी मंगल केंद्र में जा रहे हैं। अब आगे बढ़ता हूं। गुरु की 9वीं दृष्टि अपने भाव पे पड़ेगी, इस वजह से माता का संपूर्ण लाभ, माता धार्मिक होंगी, माता अच्छी हैं और वो गुरुवत भी हैं, क्योंकि गुरु वहां के अधिपति बने और माता से ज्यादा और पिता से ज्यादा संबंध यहां पे कई बार कमजोर होते देखे जाएंगे अपने कुटुंबों से, भाई बहनों से, माता पिता से भी कई बार, और प्रत्येक बार कई बार ऐसी चीजें भी दिखने में आएंगी जीवन में जहां व्यक्ति सबसे परित्यक्त हो जाता है, सब कोई इसे छोड़ देता है। और खास करके ऐसी स्थितियां शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में, पाप ग्रह की दशा में और शुक्र की दशाओं में भी देखने को मिलेंगी, सूर्य की दशा में। जब जब भी व्यक्ति की कुंडली में किसी ऐसे भाव के ग्रह के अधिपति की दशा चलेगी जो कहीं ना कहीं यहां से संबंध बना रहा हो, क्योंकि शनि की उच्च राशि यहां बन रही है, शनि यहां से भी संबंधित होगा क्योंकि अपने उच्च राशि से वो केंद्र में जा रहा है, अपनी उच्च की राशि से वो केंद्र में है। यहां के अधिपति शुक्र धर्म भाव में जा रहे हैं। माता पिता सबको धार्मिक शिक्षाएं देते हैं, संस्कार अच्छे देते हैं, शिक्षा बाधित भी नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को कुटुंबजनों से नुकसान झेलना पड़ेगा, ये बात बनती है। शुक्र की बात करता हूं, धन भाव के अधिपति व्यय भाव के अधिपति के साथ युति में है और जन्म कुंडली में उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के धर्म भाव में ही बन रही है, ये स्थिति ठीक है। धन भाव के अधिपति का भाग्य भाव में जाना, धन भाव के अधिपति शुक्र का भाग्य भाव में जाना, ये अच्छी बात होगी, क्योंकि लग्न के अधिपति महाधन योग और कहीं ना कहीं ये स्थिति को थोड़ा कमजोर भी कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं वो, तो थोड़ी सी समस्या भी बनेगी। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने प्रभावों को कई बार कमजोरी से देखता है, हालांकि वो प्रभावित कम करने की शक्ति उसके पास नहीं है, उसके पास ऊर्जा भरी है, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर लेता है अपने आप को बुरे विचारों से, क्योंकि चंद्रमा कमजोर हैं और बुध मृत प्राय है। इस वजह से व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता, व्यक्ति को जज करने की जो शक्ति होती है वो कम है। व्यक्ति का लाभ लोग कई बार ले लेते हैं, क्योंकि यहां से राहु केतु का संबंध बन रहा है, यहाँ के अधिपति को राहु देख रहे हैं, तो व्यक्ति को कई बार सामाजिक छवि को बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद बनानी पड़ती है। व्यक्ति के पास ऐसी स्थिति है जहां वो चंद्रमा अगर 10वें स्थान में बैठे हो तो व्यक्ति एक बार जो बात बोल दे लोग उसको आसानी से मान जाते हैं, पर दशाएं जब बुरी चलेंगी तो कोई आपका अपना नहीं होगा। क्लियर है? शुक्र की बात थी, यहां पे शनि की बात करता हूं। शनि पंचम और छठे भाव के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं। इच्छा की पूर्ति होगी पर देर होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली में पराक्रम भाव का अधिपति और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति के साथ अगर पंचम भाव के अधिपति का योग होगा तो व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी है और व्यक्ति अथाह धन का मालिक भी होगा, क्योंकि पंचम और अष्टम का जब योग बनता है और लाभ भाव में ये दोनों जाकर के बैठेंगे तो निस्संदेह व्यक्ति को ख्याति भी प्राप्त होगी और मिलेंगी भी। ऐसी स्थितियां बन रही हैं कुंडली में, पर वो कमजोर हो रही हैं। ऐसा इसलिए, क्यों कमजोर? क्योंकि मंगल को जरा समझिए तो आपकी कुंडली में वो पुष्य नक्षत्र का बैठा है और साथ ही साथ उसका निचत्व भंग भी हो रहा है, पर कम। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में चूंकि चंद्रमा कमजोर है और वो मंगल से संबंध बना रहे हैं तो थोड़ी सी समस्या भी बनेगी जीवन में। टोटल नहीं मिलेगा, पर मिलेगा कमजोर, पर मिलेगा कम, पर मिलेगा जरूर।
ये बात तीनों है। अब आगे, शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ है, बुध की राशि को देखेंगे, या इनके मित्र होते हैं तो ठीक है, प्रभाव में थोड़ी कमजोरी भी देंगे, रोगेश हैं तो रोग भी पैदा करेंगे, रोगेश देख रहा है तो रोग पैदा करेगा। और विशेषतया रक्त के कारक मंगल के साथ बैठे हैं और वो उससे संबंधित समस्या दे सकते हैं। मंगल को यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे शनि की राशि, शनि की दृष्टि बन रही है, यहाँ पे द्विस्वाभाविक लग्न बन रहा है, वात पित्त और कफ से संबंधित समस्या भी दे सकते हैं, ये स्थितियां भी बन रही हैं। और उसके बाद गुरु केतु के साथ बैठे हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी बीमारी है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, पर आपको लगेगा कि मैं बीमार हूं। ऐसे भ्रम वाली स्थितियां भी कई बार बनेंगी। शनि की सातवीं दृष्टि यहां अपनी राशि को देखेंगे तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति, जब दाम्पत्य में कुछ कमजोरी होगी, पत्नी अगर बीमार पड़ेगी, बड़ा बच्चा अगर बीमार पड़ेगा, तो शनि की अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर में वो ठीक भी हो जाएगा और स्थितियां अनुकूल शनि करके ही जाने वाले बन रहे हैं। 10वीं दृष्टि यहां पड़ेगी और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आयु का संपूर्ण लाभ मिलेगा, पर वहां पे नीच की दृष्टि पड़ेगी, इस वजह से कष्ट भी स्थितियों में देखा जा सकता है। कई बार व्यक्ति को बिस्तर पे पड़ करके भी रहना पड़ता है और कई बार व्यक्ति को बुढ़ापे में अपने पैसे को संपूर्ण तरीके का लाभ व्यक्ति नहीं उठा पाता है, अपने पैसे का कई बार वो समुचित लाभ नहीं उठा पाता है। यहाँ के अधिपति अष्टम में गए हैं, अपने पैसों के बारे में कभी किसी से जिक्र ना करें, किसी पे भरोसा करने से पहले 10 बार विचार कर लें। अब ठीक यही स्थिति नवमांश में देखते हैं तो यहाँ 12वें भाव के अधिपति थे सूर्य, भाग्य में बैठे थे, पर यहाँ पे वो जन्म कुंडली में बनते हैं चतुर्थ भाव के अधिपति, सुख के अधिपति होकर के केंद्र में बैठे हैं, व्यक्ति को सुख भी मिलेगा दाम्पत्य में बंधने के बाद। यहाँ पे शनि जैसा ग्रह बैठा है और सूर्य के साथ उसकी स्थिति केंद्र में जा रही है, इस वजह से पत्नी को कई बार कड़वा बोलने वाला या कई बार व्यक्ति को रुष्ट करने वाली वाणी भी सुनने को मिल जाती है पत्नी से। महत्वाकांक्षी पत्नी मिलेगी क्योंकि सूर्य देख रहा है सप्तम भाव को और यहाँ पे मंगल बैठा है स्वग्रही होकर के। ऐसी स्थिति में शनि और मंगल का प्रभाव दोनों प्रभावों को प्रभावित कर रहा है, इस वजह से दाम्पत्य भी कई बार कमजोर होता है, आय के साधन कमजोर होते हैं। मंगल की दशा में, शनि की दशा में, राहु की दशा में आय बिल्कुल बंद और ठप सी पड़ जाती है। ये स्थितियां कुंडली में दिख रही हैं क्योंकि सूर्य शनि मंगल ये तीनों पापग्रह केंद्र में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दाम्पत्य को कमजोर भी कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे व्यक्ति की पत्नी के स्वभाव को चंचल और नहीं बनाता है और व्यक्ति मलिन नहीं होता है, कुलीन नहीं होता है, और यहाँ पे वो कई बार बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस उसमें देखी जाती है। मंगल का प्रभाव व्यक्ति को तिकड़म भिड़ाने वाला और कई बार व्यक्ति को क्रूर स्वभाव का बनाता है। यहाँ भी शनि बैठे हैं तो ऐसी स्थितियों में दाम्पत्य में और सुख में कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी देखने को मिल रही है। ये स्थिति है। कुंडली मिला करके ही विवाह करे होते तो अच्छी बात होती, पर उसके बारे में मैं जो यहाँ पे दिख रही है मुझे वो बात बता रहा हूँ। बुध यहाँ है तो ठीक है, यहाँ पे एक शुभ ग्रह का बैठना जो कि जन्म कुंडली का धनेश है, यहाँ भी धन के अधिपति भाग्य में बैठे थे, यहाँ भी धन का अधिपति भाग्य में बैठा है, इस वजह से व्यक्ति अथाह धन का मालिक हुआ है पर अभी समस्या से ग्रसित है, ये बात भी बन रही है। और एक इसके बाद यहाँ पे अगर देखता हूँ तो सुख भाव के अधिपति सुख में, पंचम के अधिपति जन्म कुंडली में बुध त्रिकोण में बैठे, त्रिकोण के अधिपति होकर के त्रिकोण में, ये स्थितियां ठीक बन रही हैं, व्यक्ति के धार्मिक पक्ष को मजबूत करने वाली भी बन रही हैं। अब एक बात बताता हूं, थोड़ी सी चर्चा आपकी कुंडली में दशाओं पे करूंगा। अभी शनि की दशा चल रही है, बजरंगबली की पूजा करिए, हनुमान जी को प्रत्येक दिन तेल की दीपक का दर्शन कराइए, उनके सामने सरसों के तेल के दीपक को जलाने की स्थितियां बनती हैं, और बजरंगबली का प्रत्येक दिन अगर हो सके तो दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए। कुछ विशेष उपाय होंगे पर उसके लिए आपको मुझे संपर्क करना होगा, जो यहां मैं नहीं बता सकता। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपकी कुंडली अच्छी है, लग्न अच्छा बन रहा है, नवमांश थोड़ा कमजोर बन रहा है और इसको आपको संभालना ही होगा, संभालना ही होगा। दाम्पत्य का सूत्र है, यहां पे राशि का अधिपति राशि में बैठा है पर वो क्रूर ग्रह है, पापक है, वो तो प्रभाव भी दिखाएगा। जन्म कुंडली में शुक्र 12वें गए हैं, इस वजह से पत्नी खर्चीली भी होंगी। यहां भी वो 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं तो यहां भी शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं व्ययात्मक बन रहा है, तो दाम्पत्य में आने के बाद धन तो इकट्ठा हुआ है पर व्यय भी हुआ है। ये दोनों बातें दिखने को मिल रही हैं। आपकी कुंडली में दशाओं के बारे में अगर चर्चा करता हूं तो कभी भी चंद्रमा और सूर्य इनकी दशाएं आपकी कुंडली में, चंद्रमा लाभ के अधिपति दशम में, इनकी दशाओं में आप मेहनत ज्यादा करेंगे और परिणाम भी देखने को मिलेगा। सूर्य 12वें भाव के अधिपति होकर के धर्म भाव में बैठे हैं, व्यक्ति उनकी दशा में संपूर्ण लाभ भी करेगा और प्राप्त भी करेगा, पर बाकी जितने भी ग्रह हैं शनि मंगल राहु केतु बुध शुक्र गुरु, इनकी दशाएं सामान्य जाने वाली हैं। इसी के कारण व्यक्ति को कई बार सपोर्ट नहीं मिलता है ग्रहों से, ये बात दिख रही है। कुछ इसी तरीके से अब कार्यक्रम का समापन करें।
अब क्या बताऊं, धन की स्थिति है, धनवान योग लगा है, महाभाग्यशाली योग चंद्रमा के कारण, लग्न में बिल्कुल खाली, लग्न पे किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, ऊपर से रोगेश देख करके व्यक्तित्व को कमजोर कर रहे हैं और व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ही कोई चीज मिल पाती है, ये बात दिख रही है। सुख भाव खाली, त्रिकोण खाली, सप्तम खाली, लग्न खाली, 12वां खाली, सब मतलब घर जो है वो खाली खाली दिख रहे हैं, ये कुंडली को कमजोर करते हैं। और वैसे भी चतुर्थ का अधिपति अष्टम में जाना ठीक नहीं होता है, पंचम के अधिपति का नीच के ग्रह के साथ बैठना ये ठीक नहीं होता है। मुझे लोग ये कहते हैं कि आप पूरी की पूरी बात बोल देते हो, तो क्या करूं, ना बोलूं? बिल्कुल बोलना ही पड़ेगा, और मैं बिल्कुल आपको पॉलिश तो मारूंगा नहीं, वो मुझे आता नहीं है, तो बिल्कुल इसी चीज के लिए जाना चाहता हूं और वही चीज बता रहा हूं। तो कष्ट है, थोड़ी सी समस्या अभी है शनि की दशा में। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को अलोन करिए और बातचीत कम करिए, अपने आप को जितना ज्यादा हो सके धार्मिक कृत्यों में शामिल करिए, भगवत गीता का पाठ करिए, भागवत कथा का अध्ययन करिए, दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करिए। ये सब आपकी कुंडली में बन रहे हैं, बिल्कुल कर लेना चाहिए। अपने अर्णव स्तोत्र होते हैं कुछ ऐसे आप लोगों में, उसका पाठ किया करिए, ये स्थिति बनती है। अब आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं, आइए सुन के जाइएगा। बुद्धिमान मनुष्य अपने जीवन को ऐसे जीता है जैसे उसके माथे पे हमेशा मृत्यु सवार है, और उसके माथे पे हमेशा मृत्यु सवार है ये सोच करके वो धार्मिक कृत्य करता है। धर्म जल्दी जल्दी करो, जितना ज्यादा करना है करो, क्योंकि मृत्यु सामने खड़ी है। और विद्या अध्ययन और पुण्य का काम ये, और व्यक्ति दूसरों को सहायता में तब तक करता रहता है जैसे वो मृत्यु उसके सामने है ही नहीं। विद्या अध्ययन करो, मृत्यु को आपने देखा नहीं है, ये सोच करके जितना ज्यादा हो सके सीख लेने की प्रवृत्ति अपने अंदर डाल लेनी चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।